हम सातवीं कक्षा का दूसरा पाठ पाठ्यपुस्तक का मुख्य पाठ्यपुस्तक का उस पर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है दादी माँ। लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, मनुष्य के जीवन में माता पिता का स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, दादा दादी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दादा दादी के साथ बच्चे माता पिता की अपेक्षा अधिक भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। उनके साथ ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि माता पिता तो सख्ती भी करते हैं, कड़ाई भी करते हैं, पर दादा दादी की सख्ती में भी प्यार की मिश्री घुली होती है। इसीलिए बच्चों के लिए दादा दादी का प्यार कुछ ज़्यादा ही मनोहारी होता है। यह प्यार जीवन की अनमोल पूंजी हुआ करती है, जो जीवन के अंत तक यादों की तिजोरी में सुरक्षित रहती है। इस पाठ में लेखक श्री प्रसाद सिंह को अपनी दादी माँ की मृत्यु के समाचार का पत्र मिलता है। जाहिर है उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं रहा होगा, पत्र ही समाचार भेजने का साधन होगा। और जैसे ये पत्र मिला, उनके बचपन से लेकर किशोरावस्था और युवावस्था के दौरान दादी माँ का प्रभाव उनके मानस पटल पर चित्रित हो जाता है, जो बहुत भावुक करने वाला है। दादी माँ से जुड़ी हुई यादों में लेखक लगभग खो जाता है। बचपन की स्मृतियाँ, गांव में बिताए हुए दिन, दादी का उस गांव में प्रभाव, उनका स्थान, उनकी लोकप्रियता आदि सभी चीज़ें एक एक करके लेखक के मस्तिष्क में घूमने लगती है। और इस कहानी में आप देखेंगे कि एक वृद्धा, एक बूढ़ी जो पूरे गांव में लोकप्रिय थी, किस प्रकार से लेखक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। और लेखक उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर भाव विभोर हो जाता है, उनकी यादों में खो जाता है। इस पाठ में जो मुख्य बात है वो ये है, गांव में बिताए गए बचपन की मधुर यादें और वर्तमान जीवन की व्यस्तता एवं भाग दौड़ के बीच उनकी महत्वपूर्ण याद, ग्रामीण जीवन की आत्मीयता एवं लगाव से परिपूर्ण समाज के हर वर्ग के लोगों का वास्तविक संबंध, पारस्परिक संबंध, आपसी संबंध, ग्रामीण परंपराओं के निर्वाह की बाध्यता और आज से भिन्न पुराने जमाने में स्वस्थ प्राकृतिक जीवन जो आज शहरों में दुर्लभ है, वह भी इस पाठ में बहुत अच्छी तरह से चित्रित हुआ है। इस कहानी को पहले एक बार सभी अपने अपने घरों में पढ़ेंगे और इसमें जो कठिन शब्द हैं उसको अलग अपनी कॉपी में उसकी सूची बनाएंगे। जो शब्द नए मिलेंगे उसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप नोट करिए। पहला शब्द है प्रतिकूलता। इसका अर्थ है विपरीतता, यानी कठिनाई से भरी स्थितियाँ। दूसरा शब्द है बरबस, यकायक, अचानक, एकदम। तीसरा शब्द क्वार। क्वार कहते हैं आश्विन महीने को, ये क्षेत्रीय शब्द है, देशज शब्द है। सिवान, सीमा। सद्यः, अभी अभी, तुरंत हुए। ज्वर, बुखार। किस्म, प्रकार। निकसार, यानी निकलने का द्वार, निकास द्वार। मैं, अर्थात के साथ। विह्वल,
यानी व्याकुल। इस तरह से और भी जो शब्द मिलते हैं आप उसको नोट करेंगे और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कविता का कहानी, ये कहानी जो है इसका मुखर वाचन करेंगे आप। मैं एक अनुच्छेद इसका पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए और उसी के अनुरूप आपको भी इसका वाचन करना है, इसको पढ़ना है। ध्यान रखना है इसमें कहाँ अल्प विराम है, कॉमा है, कहाँ पूर्ण विराम है। इन सब चीज़ों का पढ़ते समय ध्यान रखना होता है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इसमें एक बिल्कुल सामान्य सा वातावरण है। मित्रों के बीच आपस में एक दूसरे के बीच बातें होती हैं, घबराहट होती है तो सांत्वना दी जाती है, मुंह पर सांत्वना दी जाती है और पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता है। ये देखो कितना कमज़ोर है, यादों में खो जाता है तुरंत। तो ये स्वाभाविक है। लेखक भी अपने बारे में ये बता रहा है कि मित्र उनके मुंह पर उनको सांत्वना देते थे कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है, अपने गांव जाओगे, अपने घर जाओगे। और पीठ पीछे उनका मजाक भी उड़ाते थे कि कितना इसके अंदर अपने घर के प्रति, अपने गांव के प्रति कितनी कमजोरियां हैं, होम सिकनेस है। तो लेखक के साथ यही स्थिति थी। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे दे रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़क रहा था मतलब अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था, भीतर से रो रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। ये बचपन की यादें हैं। लेखक जब अपने घर में था, गांव में था, तो बचपन कैसे बीता था, खेलते कूदते, पानी में नहाते, और बीमार पड़ने के बाद क्या स्थिति हुई थी उसकी याद भी इसमें है। और इसके बाद ये पूरे पाठ में दादी माँ के बारे में चित्रण है। दिन भर मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीदार धोती,
सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब इसमें आप देखिए, दादी माँ जो भी कर रही थी, आज जिसको हम साफ़ सफाई सैनिटाइजेशन कहते हैं, वो दादी माँ पहले से गांव में लेखक के बचपन में किया करती थी और इसका जो लेखक के ऊपर प्रभाव था वो बहुत ही गहरा प्रभाव था।